तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अपना ख्याल। एक बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या कोई परफेक्ट क्राइम हुआ है, परफेक्ट मर्डर हुआ है? तो इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। जब तक वो अनसुलझे हैं इसका मतलब है कि वो परफेक्ट एक क्राइम है। आज की कहानी एक परफेक्ट मर्डर की है, लेकिन ये कितना परफेक्ट है ये कहानी के आखिर में आपको बताऊंगा। कहानी सिंगापुर की है और ये कहानी अब से करीब 38 साल पहले की है। सिंगापुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार का मुखिया था, उसका नाम था अयाकानु मरिथातु मुथु। तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा है हम लोगों के हिसाब से, तो इसको मैं अयाकानु ही बोलूँगा। अयाकानु इसका पहला नेम है। तो अयाकानु उम्र करीब 34 साल थी और 83 की ये बात है, 1983। अयाकानु और उसकी पत्नी नगराता, ये दोनों सिंगापुर में रहा करते थे। 3 बच्चे थे इनके। परिवार खुशहाल था, हालांकि बहुत अमीर नहीं था, गरीब था। अयाकानु वहाँ के एक चर्च में केयर टेकर का काम करता था और उसी चर्च के करीब उसने एक छोटा सा कमरा ले रखा था जहाँ वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक 18 दिसंबर 1983 को अयाकानु की वाइफ नगराता एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है 18 दिसंबर 1983 को। और ये पुलिस स्टेशन था सिंगापुर का जोचियाट पुलिस स्टेशन। तो जोचियाट पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वो पुलिस से कहती है कि मेरा हस्बैंड, जिसका नाम अयाकानु है, उम्र 34 साल है, पिछले 6 दिनों से गायब है। अब पुलिस पहले तो कहती है कि 6 दिन से गायब है, आप रिपोर्ट लिखाने अब आई हैं। तो कहती है कि हाँ, वो कई बार उसने कहा था कि मैं थोड़ा शायद लौटने में देर होगी, पर 2-3 दिन में लौट आऊँगा, लेकिन अब 6 दिन हो गए तो मुझे फिक्र होने लगी, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई। तो पुलिस ने फिर तफ्तीश की कि कहाँ गया, क्या गया। तो उसने कहा घर से कहकर गया था वो कैसीनो जा रहा है जुआ खेलने के लिए। अब पुलिस को पहले ये भी था 6 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाने आई, लेकिन अब ड्यूटी भी थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने पूछताछ की, फिर अपने खबरियों को लगाया, तस्वीर दी अयाकानु की कि देखो कहीं आसपास में मिल जाए तो पता करना। अब खबरियों ने भी तस्वीरें ले ली। कुछ शुरुआती दिनों में इन्होंने ढूंढना शुरू भी किया, लेकिन वक्त बीता, गरीब परिवार था, पुलिस ने उतना ध्यान नहीं दिया। मुखबिर भी भूल गया, अपने नए केस में लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अयाकानु का कोई सुराग नहीं मिलता, ना अयाकानु मिलता है। हफ्ता महीना बीत जाता है, महीने के बाद साल बदल जाता है, लेकिन अयाकानु का कोई सुराग नहीं मिलता। अब 83 से 87 आ जाता है, 4 साल बीत गए और सिंगापुर में गायब 34 साल का एक नौजवान, उसका कोई सुराग नहीं। इन 34 सालों में कुछ वक्त तक उसकी बीवी नगराता ने पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटे अपने पति के बारे में, केस के बारे में अपडेट लेने के लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उसने भी जाना बंद कर दिया पुलिस स्टेशन। बच्चे इधर बड़े हो रहे थे, 4 साल बीत गया। 4 साल के बाद 9 जनवरी 1987 अचानक एक वाकया होता है। अयाकानु के गायब होने के 4 साल के बाद 9 जनवरी 1987 को सिंगापुर में एक डिटेक्टिव थे जिनका नाम था अलग मगलाय। तो अलग मगलाय एक डिटेक्टिव जो वहाँ की पुलिस के लिए काम करते, उनके पेजर पे एक मैसेज आया। 1987 की बात है, उस वक्त मोबाइल शायद
था नहीं। और याद है उस वक्त पेजर हुआ करता था जिसपे हम मैसेज एक दूसरे को दिया करते थे, छोटा सा, कमर में उसको लगा कर रखते थे बेल्ट के साथ। तो इस डिटेक्टिव को एक पेजर पे मैसेज आता है एक मुखबिर का, और वो मुखबिर कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर हाथ लगी है और आपको ये केस बताना है। डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ। इसके बाद उसका मुखबिर डिटेक्टिव के पास पहुंचता है। जाने के बाद जो कुछ वो बताता है, डिटेक्टिव पहले तो हंसता है, फिर कहता तुम पागल हो, नशे में हो, तुम वो बात बता रहे हो जिस पे मैं क्या दुनिया में कोई भी यकीन नहीं करेगा। पर वो कहता कि मैं जो भी कह रहा हूं उसकी हर लाइन सच है, आप माने ना माने, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी है कि ये सच है, इसलिए आप तक ये पहुंचाऊं। डिटेक्टिव फिर भी तैयार नहीं था मानने को। अब क्यों नहीं था? उस मुखबिर ने डिटेक्टिव को जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी कि एक उसके अपने सोर्स से ये पता चला है कि 1983 दिसंबर में एक शख्स जिसका नाम आया कानू था, उसका कत्ल हुआ, और ये कत्ल 3 लोगों ने किया। अब यहां तक खबर नॉर्मल थी, इसके आगे अब नॉर्मल शुरू है जो उसने डिटेक्टिव को बताया। तो उसने कहा कि दिसंबर का महीना था, 83 साल, आया कानू नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ इसी सिंगापुर में, और 3 लोगों ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश किसी के हाथ न लगे तो उन्होंने उसके बहुत ही छोटे और बारीक पीसेस किए, आया कानू के जितनी हड्डियां थी अलग अलग छोटे छोटे पॉलिथीन में उन्होंने भरा और अलग अलग इलाकों में ले जाकर फेंक दिया। और बाकी जो चीज़ें थी, जो पीसेस उन्होंने काटे, उसके बॉडी के लाश के टुकड़े किए, उसको एक बड़े से कढ़ाई में सब्जी के साथ बनाया, उसमें मसाले डाले, पानी डाला, और एक तरह से उसकी करी बना दी। इसके बाद उन्होंने चावल बनाया अलग, बहुत सारा। अब उस सब्जी की करी, जो कि आराम से 40-50 लोगों के हिसाब से बनाया गया, और चावल भी, राइस भी, फिर उसको छोटे छोटे पैकेट में इस खाने को पैक किया गया। और इन तमाम खानों को, जिसमें राइस और वो करी थी, जिसमें एक इंसान के अंगों को मिलाया गया, पकाया गया है, वो पूरे अपने नेबर, पड़ोसियों को उसने जाकर खिलाया कि आज ये ख़ास डिश है, आप लोग भी इसको खाइए। और कहते हैं कि पूरे पड़ोसियों ने तमाम वो खाना खाया। अब ये बात सुनकर कोई भी इंसान सकते में आएगा। सेम डिटेक्टिव के साथ ये हुआ जब उसके मुखबिर ने यह कहानी सुनाई। अब मुखबिर अपनी बात पे अड़ा हुआ था और उसने कहा कि मेरी हर लाइन, हर खबर सच है और इसमें कोई झूठ नहीं है। तो डिटेक्टिव के पास और कोई चारा नहीं था, उसने कहा ठीक है। इसके बाद ये डिटेक्टिव अलाग्नलाय अपने ऑफिस से निकलता है और सीधे सिंगापुर के सीआईडी ऑफिस में पहुंचता है, और वहाँ के सीआईडी ऑफिस में जाने के बाद उनके अफसर से कहता है कि एक खबर है और ये आपको जांच करनी चाहिए। अब सीआईडी का अफसर पूछता है बताओ क्या है। अब डिटेक्टिव उसको सेम वही कहानी सुनाता है जो उसके मुखबिर ने उसको सुनाई थी। सेम रिएक्शन उस सीआईडी के अफसर का होता है कि क्या बकवास है, क्या पागलपन है, कोई भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगा कि एक इंसान को मारा गया, फिर उसकी करी बनी सब्जी के साथ, फिर राइस के साथ पूरे पड़ोसियों को परोसा गया। ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान कैसे कर सकता है? तो उसने कहा नहीं, ये मैं अपने मुखबिर को बरसों से मुझे खबर देता आ रहा है, मैं मानता हूँ कि उसने मजाक नहीं किया, ये सच है। सीआईडी ने कहा कि चलो देखो, वैसे भी तुम बता रहे हो 1983 दिसंबर का महीना, 4 साल हो गए, कोई ढूंढने फिरने तो आया नहीं, पता नहीं क्या है, काम करो, हमारे पास और भी केसेस हैं,
तुम अपने लेवल पे इस केस की जांच करो और हर वीक हमें आकर इस केस की अपडेट दे देना कि इसमें वाकई सच्चाई है कि नहीं। पहले तो शुरुआती तफ्तीश करो कि ये सच भी है कि नहीं जो मुखबिर तुम्हारा बोल रहा है। डिटेक्टिव वहां से निकल आया, उसे लगा कि सीआईडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है गले मुर्दे उखाड़ने में, बट उसे लगा कि मुखबिर पे भरोसा तो किया जाना चाहिए। और फिर उसे ये भी लगा कि अजीब तरह का केस है, तो क्यों ना इसको खुद इन्वेस्टिगेट करें। और सीआईडी अफसर ने कहा भी है। अब पहला काम ये था कि उसने एक शख्स का नाम लिया। दूसरा क्लू ये था कि वो किस साल गायब हुआ। तीसरा क्लू ये था कि किस महीने गायब हुआ। तो आया कानू नाम था, दिसंबर 1983 में गायब हुआ था। अब ये तीन चीज थी, तो अब इन तीनों को पहले मिलाना था कि ये तीनों कड़ियां मिलती हैं कि नहीं, फिर आगे की कड़ी मिलेगी। अब ये डिटेक्टिव तमाम थानों में अलग अलग दिसंबर 83 में जो लोग गायब हुए उन सब की लिस्ट ढूंढना शुरू करता है अलग अलग पुलिस स्टेशन से। ढूंढते ढूंढते आखिरकार, और इसके पास एक नाम भी है, तो उस नाम की मिसिंग रिपोर्ट है कि नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। फिर आखिर में वो जोचियाट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जोचियाट पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर वहाँ अफसर से कहता है कि मुझे एक ऐसी फाइल जो मिसिंग रिपोर्ट की जो 4 साल पुरानी हो और 1983 की हो, दिसंबर के महीने में कोई आया कानू नाम का शख्स, उसकी कोई गुमशुदगी रिपोर्ट है। अब जोचियाट पुलिस स्टेशन छानबीन शुरू करती है, रजिस्टर को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार इसी जोचियाट पुलिस स्टेशन में 4 साल पहले लिखाई गई नगराता की वो रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें उसने अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। नाम आया कानू और तारीख 18 दिसंबर। उस मुखबिर की इंफॉर्मेशन से तीनों चीज मैच कर गया। दिसंबर का महीना, 83 साल, नाम आया कानू। अब यहाँ पे चौंकने की बारी पूरी तरह से डिटेक्टिव की थी। वो भागा भागा फिर सीआईडी के दफ्तर गया। उसने कहा कि देखो ये इन्फॉर्मेशन सही है, एक शख्स यहाँ गायब हुआ है 4 साल पहले और सेम नाम का जो उसने बताया, वरना उसे कैसे पता। सीआईडी ने फिर कहा कि ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम एक काम करो, इसमें आगे तफ्तीश करो कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है, उसकी कड़ी बनाने की सच्चाई कितनी है। डिटेक्टिव को भी इस केस में इंटरेस्ट था। उसने कहा ठीक है, मैं तफ्तीश करता हूँ। अब ये करते करते चूंकि 9 जनवरी 1987 को ये पहला मैसेज आया था पेजर पे, उसका जनवरी के महीने में उसने इस पुलिस स्टेशन में ढूंढ भी लिया। पूरा फरवरी वो इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा। तमाम पुलिस स्टेशन से जाकर फिर वो नगराता से मिला, उसकी वाइफ चूँकि मिसिंग रिपोर्ट में उसका नाम था। उसकी फैमिली से बात की, नगराता से बात की, पड़ोसियों से बात की। करीब 30 लोगों को इंट्रोगेट किया इस जासूस यानी डिटेक्टिव ने। और करने के बाद फिर ये सीआईडी के उस अफसर के पास पहुंचता है। कहता है मैंने पूरे केस की जांच की और पूरे इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इसमें कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं जिनको शक के घेरे में रखना चाहिए। अब उसने एक एक कर बताया। उसने कहा पहली, खुद आया कानू की वाइफ नगराता। सीआईडी अफसर ने पूछा वो क्यों? उसने कहा कि उसकी कुछ चीजें हैं जो शक पैदा करती। पहली, 12 दिसंबर 1983 को आया कानू गायब हुआ। उसकी वाइफ ने 6 दिन तक इंतजार किया और 18 दिसंबर को जाकर रिपोर्ट लिखाई मिसिंग। 6 दिन तक वो क्यों इंतजार करती रही? दूसरी, उसने कहा कि अपनी रिपोर्ट में उसने लिखाया कि वो कैसीनो गया था जुआ खेलने के लिए, जबकि उसकी पूरी हालत माली जो थी वो बेहद गरीब था। उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो जुआ खेले।
और जुआ खेलने की जाने की बात सच ही नहीं है। तीसरी, जिस कंपनी के थ्रू वो उस चर्च में केयरटेकर था, उस कंपनी के ओनर से उस जासूस ने जाकर बात की। उसने कहा कि आया कानून ने 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी मांगी थी उससे कि फैमिली रीजन से छुट्टी चाहिए, और उसने छुट्टी दे दी। तो अगर 21 और 22 दिसंबर को वो छुट्टी ली तो फिर वो 12 दिसंबर से अगले 6 दिन तक कहीं छुट्टी पे भी नहीं जा सकता। और बोला कि 12 दिसंबर को आखिरी बार आया था आयकनू, और बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल अपने तरीके से काम किया और बिल्कुल ठीक था, और यहाँ से काम करके वक्त पर निकला, उसकी छुट्टी मंजूर थी। तो जब 21-22 को जो शख्स छुट्टी ले रहा है तो वो फिर बीच में छुट्टी नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि शायद उसकी बीवी को छुपा रही है। पहला शक बीवी पर। अब उसने कहा कि कैसे आगे बढ़े, तो उसने कहा अगर मुखबिर की बात सही है कि उसका कत्ल करने के बाद उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े, बारीक टुकड़े किए गए और फिर उसे करी बनाकर परोसा गया, तो ये काम आम इंसानों का नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ प्रोफेशनल चाहिए, जैसे मटन शॉप जहाँ कसाई बेचते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जगह बेहतरीन जगह है ऐसी चीज़ों को, ऐसे सबूत और सुराग को मिटाने के लिए। चाहे वो ब्लड हो, बाकी चीज़ें हो, उनके पास बड़े बड़े चाकू औजार होते हैं उस तरीके से मटन के लिए। तो किसी न किसी मटन शॉप का इसमें इस्तेमाल हुआ इस केस में, अगर वो फैक्ट्स सही है तो। तीसरा, कि उसकी वाइफ अकेली ये काम नहीं कर सकती, इस काम को करने के लिए कलेजा चाहिए, और इस काम में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो उसने कहा कि हमने जांच की तो हमने पाया कि नगराता के 3 भाई हैं, और तीनों जवान हैं, और तीनों शादीशुदा हैं। उनमें से एक सिंगापुर की फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉब करता है, और उसी को इस जॉब की वजह से क्वार्टर भी मिला हुआ है, जो थोड़ा सा सुनसान इलाके में है। तो बोला कि वो 3 भाई हैं। और फिर हमने एक चीज़ और पता की, और पता ये चला कि आया कानू कभी कभी शराब पिया करता था, और शराब पीने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आ जाता था, और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कई बार वो अपनी बीवी को टॉर्चर भी करता था, पीटता भी था। तो यहाँ पे ये था कि क्या बीवी को मारता पीटता था, इसकी वजह से उसकी बीवी और उसके तीनों भाई उससे नाराज थे। अब ये सारी कहानियां हैं, लेकिन जासूस अपना दिमाग लगाकर 30 लोगों से पूछताछ करने के बाद ये सारी थ्योरी सीआईडी के सामने रख रहा है। सीआईडी को लगा कि इस थ्योरी में तो दम है, तो अब क्या करें। तो आखिरकार फिर तय हुआ कि चलो अलग अलग घरों में और इन सभी जगहों पे छापा मारा जाए, शायद उस कत्ल से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत हमें मिल जाए। हालांकि 4 साल बीत चुके हैं, मिलना मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। आखिरकार सीआईडी की हरी झंडी के बाद 27 मार्च 1987 5 अलग अलग जगहों पे सिंगापुर में सीआईडी की टीम दबिश डालती है, छापे मारती है। ये 5 जगह थी। एक तो खुद आया कानू का घर, उसके 3 भाइयों का घर, उसकी वाइफ के, नगराता की माँ का घर, एक मटन शॉप जहाँ पे डाउट था। और इन सब जगह पे छापा मारने के बाद कुल 8 लोगों को सीआईडी की टीम गिरफ्तार करती है। इनमें से एक खुद आया कानू की वाइफ, दूसरी उसके 3 भाई और उनकी 3 बीवियां। तो भाई और 3 बीवी, 6 वो हो गए। एक आया कानू की वाइफ हो गई 7, और एक आया कानू की सास यानी नगराता की माँ। 8 लोगों को सीआईडी अब गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन पूछताछ के दौरान 8 के 8 अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि आया कानू इस दुनिया में है कि नहीं है, कत्ल हो गया, बल्कि हमें तो पता है वो कहीं गायब है, शायद लौट आए।
लेकिन मारने, कत्ल करने, टुकड़े करने, खाने पकाने, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलग अलग पूछताछ की गई, बिठाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सीआईडी को लगा कि अब ज़्यादा दिन तक इनको इस तरीके से तो रख के टॉर्चर कर नहीं सकते, तो क्या होगा, और कोई सबूत इधर मिल नहीं रहा। 4 साल पुराना मामला, न वो कड़ाही जिसमें कहा गया कि बनाया गया करी, न वो चाकू जिससे काटा गया, न वो मटन शॉप जिसमें 100% कहा जाए यहीं कत्ल हुआ, न लाश, न खुद आया कानून। तो इसमें एक भी चीज़ नहीं है जो कोर्ट में कुछ साबित करे। पर पुलिस पूछताछ करती रही और आखिरकार एक दिन कामयाबी मिली। इन 8 में से एक ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हाँ, हमने आया कानू का कत्ल किया, और वो भी 12 दिसंबर को ही 1983। तो उसने कहा क्यों? उसने बताया कि वो अपनी बीवी को बहुत मारता था जब जब शराब पीता था, और बीवी परेशान थी। उसने अपने भाइयों से जिक्र किया, तीनों भाइयों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा इससे बदला लेना है, और फिर 12 दिसंबर को उनमें से एक भाई जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क था, उसने अपने घर पर उसको बुलाया बात करने के लिए। वो काम करने के बाद आया कानून उसके घर पहुँचता अपने साले के। वहाँ तीनों भाई पहले से मौजूद थे। उनमें से एक भाई पीछे से रॉड से उसके सर पे वार करता है। इसके बाद वो गिर जाता है। फिर उसके बाद उसके सर पे और वार करते हैं, मर जाता है। अब ये था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। तो फिर वो मटन शॉप से बड़े वाले चाकू लेकर आते हैं। फिर तसल्ली से बैठकर उसके लाश के टुकड़े करते हैं। जितनी बोन्स, हड्डियाँ थी, उसको छोटे छोटे अलग अलग पॉलीथीन में पैक करते हैं। एक पॉलीथीन नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा ईस्ट की तरफ, तीसरा साउथ, तो चौथा वेस्ट की तरफ फेंक आते हैं, ताकि कहीं से भी एक साथ और इतने बड़े टुकड़े ना मिले कि शक हो कि ये इंसानी हड्डियां हैं। अब बाकी जो बचा, उसके बाद उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर बाकायदा एक कढ़ाई में करीब 40-50 लोगों के हिसाब से सब्जी डाली, उसमें मसाले डाले, और फिर उस शरीर के टुकड़ों को डाला और उसका बिल्कुल करी बना दिया। फिर चावल बनाए उसी हिसाब से। फिर खाने के छोटे छोटे पैकेट तैयार किए और पूरे पड़ोसियों की दावत कर दी। सबको कहा कि ये ख़ास करी है सभी के लिए, और सारे पड़ोसियों ने खाया। करीब 40 से 50, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कहते हैं 40 से 50 लोगों ने खाया। ये पूरी कहानी सुना दी। अब पुलिस को लगा कि चलो इकरार तो कर लिया एक ने, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये पुलिस के सामने इकरार था। अदालत में तो फिर सबूत चाहिए, जैसे अपने यहाँ। फिर भी पुलिस को लगा कि चलो इकरार हो गया है। पुलिस इसके बाद उनके बयान के आधार पर अगले 5 महीने तक और तफ्तीश करती रही, और 5 महीने के बाद 6 जून 1987 को पहली बार इन 8 को वहाँ की एक अदालत में पेश किया गया, चार्जशीट दायर करने के बाद। इस चार्जशीट में पुलिस ने तीनों भाइयों को मेन कातिल ठहराया, क्योंकि उन्होंने ही कत्ल किया, और आयाकानू की वाइफ और उसकी सास और तीनों भाइयों की पत्नियों को सबूत मिटाने का दोषी करार दिया पुलिस ने अपनी चार्जशीट में। अब ये चार्जशीट अदालत में पेश हुई, अदालत में बहस शुरू हुई, पुलिस ने अपनी कहानी रखी। जज भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पूरी कहानी और दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद जज ने कहा, वहाँ की सीआईडी जिन्होंने चार्जशीट दाखिल की, कि आपकी कहानी अच्छी है और कहानी में सब कुछ है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ कहानी ही है, इसमें कहीं भी कोई सबूत नहीं है। न लाश है, न आलय कत्ल है जिससे कत्ल किया गया, न कोई ऐसी और चीज़ है जिससे पता चल सके कि वो शख्स को इस तरीके से मारा गया, न कोई चश्मदीद है जिसने कत्ल होते हुए देखा,
न उन हड्डियों के टुकड़ों में से एक भी सैंपल आपने कलेक्ट किया जो अलग अलग उसने फेंके थे। तो ऐसी एक भी चीज नहीं है, लेकिन कहानी भरपूर है। तो सिर्फ कहानी के बलबूते पर हम इन लोगों को आपकी इस कहानी के आधार पर मुजरिम नहीं ठहरा सकते, न सजा दे सकते हैं। ये कहते हुए अदालत ने 8 को बरी करने का फैसला सुना दिया। लेकिन फिर सीआईडी ने वहाँ पे अदालत के सामने रिक्वेस्ट की। उसने कहा ठीक है मिलॉर्ड, हमारे पास कहानी है, सबूत नहीं है, बट एक मदद कीजिए, इस केस को सॉल्व करना है और हमें पक्का यकीन है। उसने सिर्फ एक दलील दी कि अगर चलिए ये कत्ल नहीं हुआ तो आज 4 साल हो गए, आया कानून आज तक नहीं लौटा। कम से कम हमारी थ्योरी इतनी तो सही है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वरना लौट कर आता। अदालत ने इस बात पे माना कि हाँ ये इसमें आपके थोड़ा दम है। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप 8 में से इन 5 को छोड़ दीजिए, जो 5 महिलाएं, 3 भाई की 3 बीवियां, माँ और नगराता, आप इन्हें छोड़ दीजिए। पर ये 3 डायरेक्ट इन्होंने कत्ल किया है, इनमें से एक ने एक्सेप्ट भी किया, अदालत में मुकर्रर हैं, और हम इनके ज़रिए फिर बाकी सबूत इकट्ठा करेंगे। अदालत ने उनकी इस फरियाद को मान लिया, 5 औरतों को रिहा कर दिया और इन 3 को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस इन 3 से पूछताछ करती रही। पूछताछ करने के बाद उनके बताए हुए जगहों ठिकानों पे तलाश करती रही, सबूत जोड़ने की कोशिश करती रही। वक्त बीतता गया, कुछ मिला नहीं। इस दौरान में फिर इन लोगों को जेल भेज दिया गया। करीब पूरी पूछताछ में जेल में ये 4 साल तक गुजार चुके थे। 87 से 91 आ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगा। न तो जिस कढ़ाई में बनाया गया वो बहुत पुराना, उसमें से कोई सबूत अब हासिल नहीं किया जा सकता था। ना वो हथियार मिला जिससे टुकड़े किए गए, न लाश मिली, न हड्डियां मिली, न खुद आया कानून जिंदा मिला। तो सिंगापुर पुलिस भी हताश निराश। इधर 1991 आ गया, 4 साल बीत गए, ये लोग जेल में हैं 3 भाई। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि मिलॉर्ड हमें कब तक सिर्फ एक कहानी के बलबूते पे आप जेल के अंदर रखेंगे, अगर सबूत है तो हमें गुनहगार ठहराएं और नहीं है तो हमें आज़ाद करें। अदालत ने इस अर्जी पर पुलिस से सफाई मांगी। पुलिस के हाथ वैसे ही खाली थे जैसे 87 में थे। पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी थ्योरी सही है, यही कहानी है, लेकिन सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि हम सिर्फ कहानियों पे फैसले नहीं सुना सकते, सबूत नहीं है तो इसका फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिलेगा। और ये कहते हुए 1991 में अदालत ने 3 भाइयों को बरी कर दिया। 4 साल उन्होंने जेल में काटे। बरी होने के बाद भी पुलिस उनके पीछे लगी रही, मुखबिरों के ज़रिए कोई सुराग, कोई सबूत मिले, पर कोई फ़ायदा नहीं। 91 से 95 आ गया, 4 साल और बीत गए। अब धीरे धीरे लोग इस केस को भूलने लगे थे, वरना एक दौर था कि हर वक्त, हर दिन, हर अखबारों में, बाकी जगहों पे करी की स्टोरी, ये करी मर्डर जो है बहुत ही मतलब मशहूर, कुख्यात हो चुका था सिंगापुर का। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छप रही थी, क्योंकि थी अजीब कि पूरे पड़ोसियों को आपने खिला डाला। तो 91 से 95 आ गया। लगभग धीरे धीरे लोगों के जहन से अब ये कहानी धुंधली होती जा रही थी, लेकिन 95 में फिर लोगों के जहन में इस कहानी ने एक बार और दस्तक दी। हुआ ये कि 1995 में सिंगापुर की एक टेलीविज़न चैनल है, वहाँ टेलीविज़न कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर, TCS, इसने एक सीरियल बनाया और ये एक पूरा सीरीज था, जैसे हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं सारे। तो सिंगापुर कॉरपोरेशन टेलीविज़न, बल्कि टेलीविज़न कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर, TCS ने एक सीरीज बनाई, सीरियल बनाया, उसका नाम था डॉक्टर जस्टिस। इत्तेफाक से जब ये सीरियल आया तो 87 की वो कहानी लोगों के जहन में एक बार फिर से ताज़ा हो गई,
क्योंकि ये सीरियल इसी करीमैन के ऊपर था और ये सीरियल इसी आया कानू के कहानी के ऊपर था। और इसमें दिखाया गया कि एक शख्स कैसे गायब होता है, उसके बाद 3 उसके साले उसका कत्ल करते हैं, फिर उसकी करी बनाते हैं, फिर राइस के साथ पूरे मोहल्ले में बांटते हैं, सब खाता है और पुलिस जो है पकड़ती है लेकिन सबूत नहीं मिलता और वो सब छूट जाते हैं। हूबहू पूरी कहानी उठाकर इस न्यूज़ चैनल ने, इस टीवी चैनल ने प्रसारित कर दिया। अब जब ये आया तो लोगों के फिर से वो कहानी याद आ गई और ये सीरियल हिट भी हो रहा है। अब इत्तेफाक से इन तीनों भाइयों ने भी देखा ये सीरियल देखने के बाद उन्हें लगा कि ये तो हमारी वही कहानी है जिस पे हम जेल से निकल कर आ चुके हैं, बट उसमें हमें सीधे सीधे ये कल्प्रिट दिखा रहे हैं, गुनहगार दिखा रहे हैं। उन्होंने इस चैनल के ख़िलाफ़ कोर्ट में डिफेमेशन का केस दाखिल कर दिया और कहा कि ये हमारी अब मानना है क्योंकि अदालत हमें छोड़ चुकी है। लेकिन अदालत में बहस हुई, इसका अदालत ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें आपका कहीं ऐसे डायरेक्ट नाम और वो नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक कहानी थी जो रिकॉर्ड पर थी, अदालत में थी, पुलिस स्टेशन में थी, तो उसी को बेस बनाकर इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये तीनों भाई ये डिफेमेशन का केस हार गए। लेकिन 1995 से आज 2022 हो गया, 38 साल हो चुके हैं। आया कानून ने 38 साल में आज भी लौट कर नहीं आया। तो सिंगापुर पुलिस की एक थ्योरी तो सही है, लगभग सही लगती है, वो ये कि अगर वो जिंदा होता तो पलट कर आता। 38 साल बाद भी वो नहीं आया तो इसका मतलब है कि पेजर पर उस मुखबिर ने जो खबर दी थी, जो कहानी दी थी, वो कहीं ना कहीं से सही है। उसके जिंदा होने की गुंजाइश कम है और अगर वो जिंदा नहीं, उसका कत्ल हुआ है, तो फिर जो भी कातिल है वो आज़ाद है। यानी कातिल ने एक परफेक्ट मर्डर किया है, कम से कम आज की तारीख तक तो हम ये कह ही सकते हैं। तो ये थी कहानी सिंगापुर की, एक अजीब कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक आज हमारी सीमा जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सीमा जी। ये लॉस एंजलिस में है और संजीव भाई इनके हस्बैंड और इनके 2 बच्चे, बहुत ही अच्छे इंसान ये लोग, बड़े मिलनसार, और मेरी जब भी बात होती है एकदम अपनापन सही लगता है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है सीमा जी, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और नवंबर में आप आ भी रही हैं तो आप मुलाकात होती है और संजीव भाई से भी होती है और यूं ही आप कहानियाँ सुनते रहे। हाँ, इन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आजकल कहानी सुनाते हुए आप उदास दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपने कहा था इसलिए मैं आज मुस्कुरा कर आपको, हालांकि कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें मुस्कुराने की जगह ही नहीं बचती है। सारी दुख तकलीफ़, आहें, गम, ट्रेजिडी, अब उसमें हंसने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हैप्पी बर्थडे सीमा जी। इसके अलावा आज प्रियंका यादव जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका यादव जी। और अमित यादव जी ने भेजा, उनकी पत्नी है, तो एंजॉय कीजिए बर्थडे। गौरव पाल इटावा से हैं, आज इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव साहब। इसके अलावा प्राची का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्राची। और पुरुषोत्तम चावड़ा जी ने भेजा, उनकी बिटिया है। मनोहर सिंह वाघेला, आज इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनोहर सिंह जी। और पीटा भाई लोखनोत्रा, इन्होंने भेजा है, लखनोत्रा बल्कि। साथ ही मिश्रवा जीतू भाई वंश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मिश्रवा। और विजय सेवरा ने भेजा है। वाजिद सईद का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वाजिद भाई, और लखनऊ से भेजा है इन्होंने। इसके अलावा प्रतिज्ञानी सोनी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिज्ञानी। और राम स्वरूप इंदौरिया ने भेजा है। अरबाज खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरबाज, जयपुर से हैं ये। इसके अलावा अनिल कुमार शॉ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल कुमार भाई। और सिमरन शाह इनके पिता हैं।
इन्होंने भेजा है, और सिमरन जी के हस्बैंड काशीनाथ जी इन्होंने भेजा है। साथ ही धर्मेंद्र खीचर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र भाई। और संजू खीचर ने भेजा है। इसके अलावा शुभांकर, 16 तारीख को इनका बर्थडे था, बल्कि है कल, तो लेकिन वक्त का कुछ हेर फेर है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे शुभांकर साहब, बल्कि शुभांकर भाई। और ये लिप्सा ने भेजा है, इनके हस्बैंड है लिप्सा के, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं दोनों, लेकिन फ़िलहाल साउथ अफ्रीका में हैं। एंड थैंक यू सो मच लिप्सा, आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। और इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग हैं जो कहानियाँ सुनते हैं, तो थैंक यू, बस आप लोग सुनते रहें। और अंबिका सुगंधा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंबिका। और समीर कुमार की वाइफ है ये। साथ ही दीपक सालूजे चंद्रस्वामी की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ, इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा गौरव विनोद ने कहानी की फरमाइश की है, पुष्पांक ने कहानी की फरमाइश की है, जितेंद्र पवार ने भी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा सावेज कुरैशी हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। अभय हंगे हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही विनोद सिकरवर हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए विनोद। कविता कौशिक हैं, और ये एक टीचर हैं, मुंबई में हैं। और आपने सही कहा था कविता जी, ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, मैंने टीम को भी बोला है। थैंक यू सो मच, आप लोग फैमिली का ही, और फैमिली के मेंबर ने भी लिखा था, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। इसके अलावा प्रवीण कुमार सिंह हैं, और इनका कहना था कि जैकलीन और ये सब जो सुकेश केस में पूछताछ चल रही है, अगर गिरफ्तार होती हैं तो ये तो विदेशी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे कानून के हिसाब से अगर भारत की धरती पर कोई जुर्म किया है तो जो भी सज़ा मिलेगी, हर देश का यही कानून होता है, उस देश में जिस जुर्म के लिए जो सज़ा तय है, वो सज़ा उस देश के कानून के हिसाब से दिया जाएगा, चाहे आप अमेरिकन हो या कहीं और के हों, किसी भी दुनिया के देश के आप वासी हों, जहाँ जुर्म किया वहाँ का कानून क्या कहता है, उस जुर्म के लिए सज़ा उसी हिसाब से तय होती है। प्रमार करन है, और इज़राइल से क्वीन एलिजाबेथ की कहानी सुनना चाहते हैं। कई और लोगों ने कहा, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ। और साथ ही आज हसरत नाज और गौहर अली, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो हसरत और गौहर अली साहब, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस एनिवर्सरी के लिए। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।